जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम वायरसेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है। वायरस जो है ये एक लैटिन शब्द वेनम से लिया गया है। पैस्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरस को पॉइजन बुलाया था। तो वायरस को पॉइजन टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे पैस्चर। ठीक है। इवानोस्की नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था एक प्लांट वायरस जिसे कहते हैं टीएमवी। टीएमवी का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस का डिस्कवरी किसने किया था? इवानोस्की ने। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बीजरनिक। बीजरनिक ने वायरस के लिए एक टर्म दिया, कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यानी कि वायरस एक तरह का ऐसा फ्लूइड है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, जब वो लिविंग हो जाता है तो। ऑलराइट, चलिए देखिए। स्टैनली नामक एक और साइंटिस्ट आए आगे चलकर, इन्हें अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया, क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार क्रिस्टलाइजेशन किया था। क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या? किसी भी चीज को क्रिस्टल्स में ट्रांसफॉर्म कर देना। ठीक है। अब देखो, वायरस जो होते हैं ना, ये ज्यादातर बने होते हैं प्रोटीन के। वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसका 95% हिस्सा जो है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए वायरस का इजिली क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। पर ये तभी संभव है जब वायरस अपने लिविंग होस्ट के आउटसाइड है। अगर लिविंग होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा तब आप वायरस का क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन when virus is outside its living host, then you can do crystallization of virus. Again, crystallization क्या है? किसी भी चीज को क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऑब्टेन करना। अब वायरस का क्रिस्टलाइजेशन क्यों हो सका? क्योंकि वायरस जो होते हैं ये लार्जली बने होते हैं प्रोटीन्स के। किसी भी चीज का आप अगर क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हो ना, तो वो उस चीज के नॉन लिविंग प्रॉपर्टी को दर्शाता है। हमने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन कर लिया जब वो लिविंग होस्ट के बाहर था, आउटसाइड था। ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब वायरस अपने होस्ट के बाहर है, सराउंडिंग में है, तब वायरस नॉन लिविंग है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि हमने उसका क्रिस्टलाइजेशन कर लिया। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस एक्सप्लेन्स द नॉन लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। ठीक है। और ये कब होता है? डन व्हेन वायरस इज आउटसाइड इट्स लिविंग होस्ट। ओके, एंड क्रिस्टलाइजेशन शोज नॉन लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। लेकिन एक बार अगर वायरस आपके बॉडी में एंटर कर गया या होस्ट के सेल के अंदर एंटर कर गया, तब आप वायरस का क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा। चलिए, अब वायरस के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे नहीं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। ऑलराइट, चलिए। इनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ये नॉन सेलुलर होते हैं, असेलुलर होते हैं। क्यों? देखो, एक चीज समझो, किसी भी चीज को सेल अगर आप बोल रहे हो तो उसके लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो मेम्ब्रेन, जो कि बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री जो कि मेम्ब्रेन है। दूसरा है, बताओ क्या? साइटोप्लाज्म। और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। अब वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन वायरस के पास ना ही मेम्ब्रेन है ना ही साइटोप्लाज्म है। मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर एब्सेंट। सो वायरसेस डजंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तभी हम कहते हैं अगर तीन क्राइटेरिया पूरी हो, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक कंट्रोलर, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। लेकिन वायरस के पास तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं है। तो हम वायरस को कहते हैं ये नॉन सेलुलर है, ये असेलुलर है। ठीक। अब यहां पर एक और चीज याद रखिए, इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं वायरस। ऑब्लिगेट मतलब एकदम के के पैरासाइट है। ठीक है। अपने होस्ट के पास जाएंगे, होस्ट के सेल में एंटर करेंगे और डिजीज कॉज करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, सेल के अंदर घुस जाएंगे और सेल के, यानी कि जो होस्ट है उनका, होस्ट के सेल के अंदर घुस जाएंगे और होस्ट को इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहां पर लिखा है इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं बिकॉज वायरसेस ऑलवेज नीड अ होस्ट सेल। ठीक है। ऑलराइट, ऑलवेज नीड अ होस्ट सेल। और ये क्यों? रिक्वायर्ड फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन। ऐसा क्यों? इसको ना थोड़ा मैं सही से लिख देता हूं। ठीक है, वायरसेस ऑलवेज नीड अ होस्ट सेल। अब ऐसा क्यों? रिक्वायर्ड फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन, ताकि वायरस जो है वो मल्टीप्लाई कर सके। होस्ट सेल के अंदर घुसते हैं और वायरस अपने नंबर को बढ़ाते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
देखो, वायरस के स्ट्रक्चर में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन कोट। इन्हीं दोनों चीज़ों से बना होता है वायरस। ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन कोट का होता है, मोर देन 95%। 95% हिस्सा वायरस का प्रोटीन कोट होता है। कोट का मतलब होता है कवरिंग, यानी कि देखो ये एक वायरस है, बस यही यही हो गया ये वायरस। ये एक प्रोटीन कोट, अंदर ये एक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कोट को कैप्सिड भी कहते हैं, और कैप्सिड जो होता है बेटा, ये बना होता है बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट्स का, जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो वायरस है, इसकी जो कवरिंग है, ये होती है प्रोटीन कोट की। और प्रोटीन कोट जो कवरिंग वायरस में है, इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड कहीं भी दिख जाए तो कैप्सिड का मतलब समझ जाइएगा, वो प्रोटीन कोड जो कि वायरस में पाया जाता है। और वायरस का जो प्रोटीन कोड है, यानी कि जो कैप्सिड है, वो बना होता है बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट्स का, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, कोई एक ही होगा। एक वायरस है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। एक वायरस के अंदर आपको डीएनए और आरएनए दोनों एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं देखने को मिलेंगे। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब सुनिए, डीएनए कैसा होगा? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। वायरस, देखो बेटा, वायरस ही एक ऐसा पार्टिकल है, कह सकते हैं हम, एक ऐसा पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि होस्ट सेल के बाहर है तो ये तो नॉन लिविंग है ना, लिविंग थोड़ी है। तो वायरस जब एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है, और आपको कहीं पे भी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ वायरस में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक। आरएनए भी होता है वायरस के अंदर। आरएनए कैसा हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज समझो बेटा, ऐसे वायरस जो एनिमल में डिजीज कॉज कर रहे हैं, उन्हें आप कहोगे एनिमल वायरस। ऐसे वायरस जो प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं, उन्हें आप कहोगे प्लांट वायरस। तो एक एनिमल वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक है। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड एनिमल वायरस में भी हो सकता है, प्लांट वायरस में भी हो सकता है। ठीक है, प्लांट वायरस के अंदर आपको डीएनए नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, प्लांट वायरस के अंदर आपको हमेशा आरएनए देखने को मिलेगा। अभी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है दोनों में से। ठीक। ऑलराइट, फिर से बोल रहा हूं, एनिमल वायरस के अंदर डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्लांट वायरस के अंदर ओनली आरएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक। अब देखो, एक वायरस है, इसके पास प्रोटीन कोट भी है, यानी कि प्रोटीन है, और न्यूक्लिक एसिड भी है। ठीक है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियो टर्म न्यूक्लिक एसिड से आया, प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन कोट जो है, ये जो कैप्सिड है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। न्यूक्लियो प्रोटीन बोल लो या न्यूक्लियो कैप्सिड बोल लो। वायरस को आप न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोल सकते हो, या वायरस को आप न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल सकते हो। न्यूक्लियो क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, कैप्सिड क्योंकि प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का, उसे हम कैप्सिड बुलाते हैं। ऑलराइट, तो ये दो टर्म भी वायरस के लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियो कैप्सिड एंड न्यूक्लियो प्रोटीन। बोलो, समझ में आया ना? न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। एनिमल वायरस में आपको डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्लांट वायरस में आपको हमेशा आरएनए ही देखने को मिलेगा। प्लांट वायरस में डीएनए नहीं होता, इसलिए डीएनए के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे एनिमल वायरस लिखा है, लेकिन आरएनए के अंदर यहाँ पे मैंने एनिमल वायरस और प्लांट वायरस बेटा दोनों लिखा है। चलिए, जब वायरस अपने होस्ट सेल के बाहर रहते हैं, आउटसाइड द होस्ट सेल, तब वायरस नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग यानी कि इनर्ट होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉज नहीं करते, इन्फेक्शन नहीं करते, इनर्ट होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग होते, इनर्ट होते हैं, और आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो वायरस का। लेकिन वायरस जैसे ही अपने होस्ट सेल के अंदर एंटर कर गया, तो वो लिविंग हो जाता है। लिविंग कैसे हो जाता है? देखो, जैसी वायरस अपने लिविंग होस्ट, मान लो एक वायरस है और उसका पसंदीदा होस्ट है एक बैक्टीरिया, तो एक बैक्टीरिया सेल के अंदर वायरस घुसेगा, और वायरस क्या करेगा? जो बैक्टीरिया सेल का जो राइबोसोम था, बैक्टीरिया सेल के राइबोसोम को इस्तेमाल करके वायरस प्रोटीन बना लेगा, वायरल प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, तो देखो, जैसी वायरस होस्ट सेल के अंदर घुसा तो वो लिविंग हो गया, और वायरस प्रोटीन सिंथेसिस करने लग जाता है बाय यूजिंग होस्ट राइबोसोम। क्योंकि वायरस के पास तो खुद का बेटा राइबोसोम होता नहीं है, तो वायरस जो है अपना प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करे? तो वायरस होस्ट सेल के अंदर घुस जाते हैं और होस्ट सेल के राइबोसोम का मदद लेकर अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं और वायरल प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक। तो देखो, वायरस जो है ये नॉन लिविंग भी होता है, लिविंग भी होता है। नॉन लिविंग कब? जब होस्ट सेल के बाहर है। लिविंग कब? जब होस्ट सेल के अंदर घुस गया। तो हम वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि दोनों तरह का प्रॉपर्टी शो करता है वायरस, इसीलिए वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब मैं आपको एक मस्त चीज पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है, वायरस अपने नंबर को बढ़ाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था ना, देखो, वायरस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, होस्ट सेल के अंदर घुस जाते हैं फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बिकॉज वायरसेस ऑलवेज नीड अ होस्ट सेल। क्यों रिक्वायर्ड फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन? होस्ट सेल जरूरी है ताकि वायरस अपना नंबर बढ़ा सके। कैसे? चलो देखते हैं। इसको देखो, यहाँ पे बेटा जूम कर देता हूँ, ये एक बैक्टीरिया है। मान लीजिए ये एक होस्ट सेल है वायरस का, और ये वायरस जाएगा और बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा, और ये वायरस क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, अपना जो डीएनए है या आरएनए है, उसको क्या कर देगा, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो वायरस का जो डीएनए था वो बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर आ गया। ये तो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, और अब बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए भी आ गया। कुछ देर बाद क्या होगा, वायरल डीएनए, जो वायरस का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, देखो, वायरस का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके लिए एंजाइम्स की जरूरत है। लेकिन वायरस जब होस्ट सेल के बाहर होता है ना, तो वायरस के पास तो एंजाइम नहीं होते कि वो अपना डीएनए को रेप्लिकेट कर सके। लेकिन एक बार वायरस जब अपने होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है, तो बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स है जो रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, उन एंजाइम्स का यूज करके वायरस अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है, और जो होस्ट का डीएनए था उसको टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, वायरल डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फ्रेगमेंट्स द होस्ट डीएनए। वायरस ने अपने डीएनए का तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया, लेकिन होस्ट का जो डीएनए था, ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब देखो, वी नो अ सेल इज कंट्रोल बाय इट्स जेनेटिक मटेरियल। कोई भी एक सेल है बेटा, उस सेल को कंट्रोल कौन करता है, उस सेल का जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अब ये जो बैक्टीरियल सेल था, इसका जो डीएनए था, जो कि बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए, इसके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए वायरस ने। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो होस्ट डीएनए है वो तो फ्रेगमेंटेड हो गया। होस्ट डीएनए इज फ्रेगमेंटेड। यहाँ पे होस्ट कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो तो फ्रेगमेंटेड हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और इन टुकड़ों को बाद में लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर लेगा, सॉरी सॉरी, लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं करेगा, बैक्टीरिया के अंदर लाइसोसोम थोड़ी होता है। डाइजेस्टेड बाय, छोड़ो ये पॉइंट, छोड़ दो, इसको हटा दो। ठीक है, तो होस्ट डीएनए जो है वो उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। सो नाउ द होस्ट सेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वायरल डीएनए। अब ये जो होस्ट सेल है ना, ये जो सेल है बैक्टीरिया का, ये वायरस के डीएनए के कंट्रोल में है, क्योंकि बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को तो टुकड़े टुकड़े कर दिए वायरस ने। सो बेसिकली वायरस हाईजैक्स द सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। अब देखो, अब इस पूरे सेल का कंट्रोल किसके हाथ में है, वायरस के डीएनए के पास। तो वायरस के डीएनए ने होस्ट सेल के सेलुलर मशीनरी को हाईजैक कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे टेररिस्ट एरोप्लेन के अंदर घुस के एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। एरोप्लेन के जितनी मशीनरी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं पायलट के थ्रू। पायलट के खोपड़ी पे बंदूक रखते हैं, बोलते हैं ओए चल प्लेन को मोड़, इस तरफ मोड़, उल्टा लेके चल। राइट तो इसी तरीके से वायरस ने क्या कर लिया, इस बैक्टीरिया सेल को, बैक्टीरिया सेल के जो सेलुलर मशीनरी था, जो भी यहाँ पे अंदर मेटाबॉलिज्म था, एक्टिविटी था, उसको कंट्रोल कर लिया वायरस ने, वायरस के डीएनए ने। अब ये वायरस क्या करता है, देखो, अब ये वायरस है, बैक्टीरिया सेल के अंदर है। अब ये वायरस का डीएनए है, वायरल डीएनए। वायरल डीएनए क्या करेगा, एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, वायरस का डीएनए, ये जो डीएनए है ये एमआरएनए बनाएगा। अब एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के पास। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर राइबोसोम्स होता है ना, तो बैक्टीरिया सेल के राइबोसोम, यहाँ पे देखो होस्ट यानी कि होस्ट, बैक्टीरिया सेल के राइबोसोम पे ये एमआरएनए जाएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। डीएनए किसका था, वायरस का, तो जो प्रोटीन बना है वो भी किसका बनेगा, वायरस का। तो वायरल प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, और इस वायरल प्रोटीन का इस्तेमाल करके वायरस क्या करेंगे, कैप्सिड का सिंथेसाइज कर लेंगे, कैप्सिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो किस तरीके से कैप्सिड बना, वायरस के डीएनए ने एमआरएनए बनाया, और फिर ये एमआरएनए राइबोसोम के पास गया। राइबोसोम किसका था, होस्ट का था। और फिर इस राइबोसोम की मदद से वायरस ने वायरल प्रोटीन बना लिया, और उस वायरल प्रोटीन से अब वायरस अपना कोट बना लेगा, प्रोटीन कोट बना लेगा, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वायरल प्रोटीन बने हुए हैं। कुछ समय बाद ये देखो, ये वायरल प्रोटीन है, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, और इस वायरल प्रोटीन के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल पैक हो जाएगा। देखो, पैकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, वायरस का जो डीएनए है, पैकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद इन वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन के अंदर यहाँ पे ऐसे पैकेजिंग हो गया। और यहाँ पर देखो, एक वायरस आया था इन्फेक्ट करने बैक्टीरिया सेल के अंदर। अब देखो एक वायरस से कितने सारे वायरस बन गए।
ठीक है, तो यहाँ पे न्यू वायरल पार्टिकल्स बन गए। हेंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस इनसाइड होस्ट सेल इज कंप्लीटेड। तो होस्ट सेल के अंदर वायरस का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, इस होस्ट सेल का लाइसिस होगा, ये होस्ट सेल फटेगा, बैक्टीरियल सेल जो था होस्ट सेल वो फटेगा, एंड दीज वायरस नाउ बिकम्स इनर्ट। अब ये वायरस कहाँ आ जाएंगे, सराउंडिंग में आ जाएंगे और नॉन लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, एंड वेट फॉर अनदर होस्ट सेल टू इन्फेक्ट। अब वेट करेंगे दूसरे बैक्टीरिया का, वो उसको इन्फेक्ट करके वापस से ये सारी प्रोसेस चलेगी। तो इस तरीके से वायरस देखो खतरनाक होता है, इस तरीके से इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट क्यों करता है, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, राइट। चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं बेटा। ठीक है, अगर एक वायरस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही अपना होस्ट मानता है तो वो वायरस हमेशा उसी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, किसी दूसरे होस्ट के पास नहीं जाएगा, कहीं और मुंह नहीं मारेगा। बड़ा ही ऑनेस्ट होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, चलिए शेप ऑफ वायरस की बात करें तो कई तरह के वायरसेस आपको देखने को मिलेंगे इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड मतलब इस धरती पे। ठीक है, कई तरह के शेप वाले वायरस देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ वायरस होते हैं उनका रॉड शेप होता है, रॉड शेप, जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता है, इसलिए नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस। कुछ वायरस स्पेरिकल होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज करता है। कुछ होते हैं जो टैडपोल शेपेड होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज बेटा ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो वायरस था, ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा था, तो ये वायरस एक क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ आपके लिए। ये वायरस एक बैक्टीरियोफाज है। क्यों लिखा मैंने बैक्टीरियोफाज, क्योंकि ये वायरस किसको इन्फेक्ट किया है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है, इसीलिए नाम पर गया बैक्टीरियोफाज। ठीक, चलिए तो बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। बहुत समय बच्चे जो बैक्टीरियोफाज पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है बैक्टीरियोफाज एक तरह का बैक्टीरिया है। नहीं, बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जिसका पसंदीदा होस्ट बैक्टीरिया होता है। सिमेट्री की बात करते हैं। देखो शेप और सिमेट्री में क्या अंतर है। जब हम बात करते हैं शेप ऑफ वायरस की तो हम उसके ओवरऑल शेप की बात कर रहे हैं, रॉड शेपेड है, स्फेरिकल शेपेड है या टैडपोल शेपेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ वायरस की, तब हम वायरस के कैप्सिड को देखते हैं कि कैप्सिड में कैप्सोमियर का अरेंजमेंट कैसा है। उसी के बेसिस पे हम वायरस के सिमेट्री को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री किसके बेसिस पे हम देखते हैं, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर अरेंज होकर क्या बनाता है, कैप्सिड बनाता है। देखो कुछ वायरस है उनका सिमेट्री हेलिकल होता है, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस। यहाँ पर देखो एनसीईआरटी ने टोबैको मोज़ैक वायरस का एक डायग्राम भी दिया है। आरएनए देखो, आरएनए अभी हमें नहीं देखना, हमें कैप्सिड को देखना है, क्योंकि कैप्सोमियर किसको बनाता है, कैप्सिड को बनाता है ना। तो ये जो कैप्सिड है ना, ये होता है मेड अप ऑफ मेनी हेलिकली अरेंज्ड कैप्सोमियर। यहाँ पर ये एक एक यूनिट है, ये क्या है बेटा, कैप्सोमियर है। ये कैप्सोमियर हेलिकली अरेंज्ड होते हैं और कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम कहते हैं कि वायरस का सिमेट्री कैसा है, हेलिकल है। आरएनए यहाँ पर देखोगे जो कि न्यूक्लिक एसिड है, ये कैसा है, कॉइल्ड है। कॉइल्ड होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, प्लांट वायरस है तो आरएनए ही न्यूक्लिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ कह दिया था ना। देखो यहाँ पे प्लांट वायरस में हमेशा आपको न्यूक्लिक एसिड आरएनए ही देखने को मिलेगा। एनिमल वायरस में तो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, कोई दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन प्लांट वायरस में तो हमेशा आरएनए देखने को मिलेगा ना। तो देखो टीएमवी एक प्लांट वायरस है, उसमें आपको यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आरएनए देखने को मिल रहा है। फिर कुछ वायरस होते हैं जैसे हर्पीज वायरस, इनकी सिमेट्री होती है बेटा पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल या इसे आइकोसाहेड्रल भी कह सकते हैं। यानी कि आइकोसाहेड्रल मतलब क्या, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसके 20 साइड्स हो। जैसे डायमंड्स को आप देखोगे ना, डायमंड्स शाइन करते हैं, उनके कई साइड्स होते हैं। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके, या कोई ऐसा सिमेट्री जिसका 20 साइड्स है, ठीक है, 20 फेसेस है, 20 चेहरे हैं। ठीक, हाँ उन्हें हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल। नहीं बेटा, मैं आपकी क्रश की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ उसके भी कई चेहरे हैं, आपके गर्लफ्रेंड की या बीएफ की या जीएफ की, जो भी। जोक मारने का कोशिश किया था, हिट नहीं हुआ, छोड़ो हटाओ। पढ़ाई लेता हूँ वही ठीक है मेरे लिए। इकोसाहेड्रल जो होता है, ये हर्पिस वायरस में आपको ऐसा सिमेट्री देखने को मिलता है। एक यहाँ पर देखो बेटा बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज का जो हेड हेड पोर्शन है, जैसे ये देखो बैक्टीरियोफाज का जो हेड पोर्शन है, ये पॉलीहेड्रल है। देखो कई साइड्स है, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं पॉलीहेड्रल। जो बैक्टीरियोफाज में आप देखो, बैक्टीरियोफाज का जो हेड है, इसकी सिमेट्री पॉलीहेड्रल है। ठीक है, वैसे ही हर्पिस जो होता है ना, हर्पिस में जो कैप्सोमियर होता है, जो कि कैप्सिड को बनाता है, कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है, आइकोसाहेड्रल होता है। ठीक है, आइकोसाहेड्रल मैनर में होता है। अब यहाँ पे टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में कुछ बातें हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड आरएनए होगा। देखो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड आरएनए, आरएनए कैसा है, कॉइल्ड है। ठीक, और कैप्सिड होता है।
कैप्सिड किसका बना होता है? कैप्सोमियर का बना होता है। और ये कैप्सोमियर कैसे अरेंज्ड होते हैं? हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। तो हम कहते हैं टीएमवी का सिमेट्री कैसा है? हेलिकल है। ठीक है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफाज की। बैक्टीरियोफाज में देखा गया है कि ज्यादातर बैक्टीरियोफाज के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस है दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है जिसको मैंने यहाँ पे बनाया है। ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हेड। ठीक है। हेड, जो कि क्या है बेटा? एक प्रोटीन कोट है। ठीक है। पॉलीहेड्रल होता है। इस हेड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये हेड है। ठीक है। प्रोटीन कोट का बना है, यानी कि ये कैप्सिड है। और कैप्सिड में जो कैप्सोमियर है उसका अरेंजमेंट कैसा है? पॉलीहेड्रल। तो इसीलिए बैक्टीरियोफाज में यहाँ पर जो सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है वो भी पॉलीहेड्रल होती है। बैक्टीरियोफाज में नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक कॉलर नजर आएगा और एक लंबा सा शीथ नजर आएगा। शीथ, यानी कि कवरिंग। ठीक है। एक शीथ नजर आएगा। ऑलराइट। और ये लंबे लंबे टेल फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ये टेल फाइबर्स जो होते हैं ना, होस्ट सेल से अटैचमेंट में मदद करते हैं। मान लो बैक्टीरियोफाज जा रहे हैं एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने, तो बैक्टीरिया के सरफेस पे पहले जाके चिपकेगा ना, तभी ना बैक्टीरिया के अंदर अपने न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए है या आरएनए है, उसको इंजेक्ट करेगा। पहले अच्छे से अटैच होगा ना होस्ट सेल के ऊपर, तो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ये लंबे लंबे टेल फाइबर्स। तो बेटा यहाँ पर बैक्टीरियोफाज में जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक बैक्टीरियोफाज है 5X174 बैक्टीरियोफाज। इसमें एक्सेप्शनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। नाम क्या है? 5X174 बैक्टीरियोफाज। इसमें कैसा डीएनए है? इसका न्यूक्लिक एसिड कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। और ये एक बैक्टीरियोफाज है, लेकिन बैक्टीरियोफाज में तो हमने देखा है ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके बारे में बेटा आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो वहां पर फिर से ये नाम आएगा। ठीक। अब बेटा प्लांट्स के अंदर वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे प्लांट वायरस। अब जब प्लांट वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो प्लांट्स के अंदर कई तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। भाई कोई भी डिजीज होता है तो उसके कई तरह के सिम्टम्स होते हैं ना। तो वहां पे यहीं पे कुछ सिम्टम्स की बात की गई है, जैसे मोजैक फॉर्मेशन, जो कि टोबैको मोज़ैक डिजीज के दौरान देखा जाता है, जो कि टोबैको प्लांट्स में होता है। और इस डिजीज को कॉज करता है टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो टोबैको मोज़ैक वायरस जब टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो डिजीज कॉज करेगा टोबैको मोज़ैक डिजीज। और ये जब डिजीज होगा तो प्लांट में जो सिम्टम्स होंगे आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट में मोज़ैक का फॉर्मेशन हुआ है। मोज़ैक मतलब धब्बे, धब्बे बन जाएंगे। ठीक है, धब्बे। ऑलराइट। लीफ कर्ल, जैसे पपाया, पपाया में जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो पपाया की जो पत्ती होती है ना वो कर्ल हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाएगी? ऐसे, इस तरीके से आपको कर्ल हो जाएगी। कहाँ दिखो? हाँ, ऐसे से कर्ल, कर्ल। ठीक है, मुरझा जाएगी, कर्ल हो जाएगी। लीफ रोलिंग, रोल हो जाता है लीफ। येलोइंग ऑफ वेन, वेन जो है येलो हो जाता है। वेन क्लियरिंग, वेन जो है वो सफाया हो जाता है वेन का। डॉर्फिज्म, प्लांट छोटे ही रह जाते हैं, बढ़ते नहीं है ज्यादा। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है प्लांट की। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो प्लांट में देखने को मिलेंगे जब प्लांट को वायरस इन्फेक्ट करता है। ठीक। चलिए, अब बात करते हैं विरोइड्स की और प्रायंस की। विरोइड्स जो होते हैं इसकी डिस्कवरी की थी टीओ डाइनर ने। विरोइड्स जो होते हैं ये फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। जैसे जनरली देखो, एक वायरस है तो ये न्यूक्लिक एसिड है, लेट से आरएनए है। ठीक है। और एक प्रोटीन कोड है, लेकिन और इसको हम कहेंगे वायरस। लेकिन जब मैं बात करूं वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड में सिर्फ आपको आरएनए देखने को मिलेगा, प्रोटीन कोड नहीं होता। ठीक है। और ये आरएनए कैसे होते हैं याद रखिएगा बेटा, ये आरएनए होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट वाले। इस पे नीट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विरोइड्स में आरएनए कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। और वायरस में आरएनए हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। और वायरस में आरएनए के इर्द गिर्द आपको प्रोटीन कोड देखने को मिलता है। लेकिन विरोइड्स में आपको प्रोटीन कोड नहीं देखने को मिलेगा, बस एक इन्फेक्शियस आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट वाला। और ये वायरॉइड एक डिजीज कॉज करता है पोटैटो के अंदर, जिसे हम कहते हैं पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रायंस की। प्रायंस बेटा होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। देखो, वायरॉइड्स के केस में प्रोटीन के कोट नहीं था, सिर्फ आरएनए था। प्रायंस के केस में न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ना आरएनए ना डीएनए, सिर्फ प्रोटीन है। प्रायंस क्या है? ऐसे प्रोटीन जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। प्रायंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। ये ऐसे प्रोटीन है बेटा प्रायंस जिनकी फोल्डिंग एबनॉर्मली हुई है। ये नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। आपको पता है जब प्रोटीन नया नया बनता है, राइबोसोम से जब प्रोटीन बनता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्राइमरी।
फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनी। तो इस तरीके से प्रोटीन की फोल्डिंग की जाती है। ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। अब प्रोटीन की फोल्डिंग अगर अच्छे तरीके से नहीं हुई, प्रोटीन कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल। तो प्रायंस जो है ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ये क्या करता है? प्रायंस अगर किसी भी सेल के अंदर एंटर कर गया, तो ये अपना इफेक्ट शो करता है, शोज इफेक्ट ऑन अदर सराउंडिंग नॉर्मल प्रोटीन्स एंड टर्न्स देम एबनॉर्मल। मान लो एक होस्ट है, उस होस्ट के अंदर प्रायन घुस गया। प्रायन क्या है? अपने आप में एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। तो उस होस्ट सेल के अंदर जो अच्छे नॉर्मल प्रोटीन होंगे ना, उनके ऊपर प्रायन असर दिखाता है और उन अच्छे प्रोटीन्स को भी इन्फ्लुएंस करके उन प्रोटीन को भी एबनॉर्मल बना देता है। ठीक है, तो होस्ट के जो खुद के अच्छे प्रोटीन थे उसको भी एबनॉर्मल बना दिया प्रायंस ने। प्रायंस देखा गया है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करते हैं, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर, नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर कॉज करते हैं। जैसे कैटल के अंदर, गाय के अंदर ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, इंसेफेलो जो वर्ड है ये अपने आप में ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी डिजीज कॉज करता है कैटल में प्रायंस, और इस डिजीज को मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर प्रायंस जो है डिजीज कॉज करता है सीआर जेकब डिजीज, जहां पे सीआर का फुल फॉर्म है क्रुट्सफेल्ड, क्रुट्सफेल्ड जेकब डिजीज। ठीक है, देख सकते हो स्पेलिंग। तो यहाँ पर बेटा ये हमने वायरस के बारे में पढ़ा, फिर हमने वायरॉइड्स के बारे में पढ़ा और प्रायंस के बारे में पढ़ा। तीनों अलग अलग है, वायरस अलग है, वायरॉइड्स अलग है और प्रायंस अलग है। ठीक, चलिए, वायरस में आपको न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोड दोनों देखने को मिलेगा वायरस के अंदर। वायरॉइड्स के अंदर आपको सिर्फ न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, और न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए देखने को मिलेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला। और प्रायंस के अंदर आपको सिर्फ प्रोटीन देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं देखने को मिलेगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। ठीक, तो यहाँ पे वायरस आपका होता है कंप्लीट, और साथ ही साथ बेटा ये चैप्टर भी आपका होता है समाप्त। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, अच्छे डाउट पूछना। ठीक है, ऑलराइट, एनसीईआरटी रीड करना। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी टर्म अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल कर लेना। राइट, फालतू में कमेंट करोगे और मेरा इंतजार करोगे कि सर रिप्लाई कब करेंगे। अरे छोटा मोटा डाउट है, कमेंट गूगल कर लो। लेकिन कुछ कंसेप्चुअल दिक्कत है, या आप कुछ चीज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि सर आपने तो ऐसा कहा था, यहाँ पे आपने ये कह दिया, ये वो ऐसी ऐसी बातें, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मैं आपको समझा दूंगा कि अच्छा वहां पे मैंने ऐसा क्यों कहा था, यहाँ पे ऐसा। राइट, जो कंसेप्चुअल डाउट्स है वो आप पूछो। जो फैक्ट वाले डाउट है कि अच्छा ये क्या है सर, अरे गूगल कर लो, खुद एक बार रीड कर लो। राइट, क्योंकि बेटा कमेंट सेक्शन में मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं सबके कमेंट्स का आंसर दूं। फिलहाल अभी तो दे सकता हूँ क्योंकि अभी यूट्यूब चैनल जो है मेरा, वो अभी लो पे है, ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो अभी कमेंट आता है तो मैं, मेरी नजर पड़ जाती है, तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन मे बी इन फ्यूचर क्या पता ये वीडियो हिट विट हो जाए, भगवान के भरोसे। तो बहुत सारे कमेंट आए तो अच्छे वाले कमेंट डालना, ठीक है। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ये लेक्चर होता है ये पे समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर हम प्लांट किंगडम शुरू करने वाले हैं। प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले एल्गी की बात करेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त। बाय बच्चों, टेक केयर।